नमस्कार दोस्तों, एम के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तुम्हें कितना चाहने लगे हम। इस कहानी की लेखिका है तमन्ना प्रवीण जी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है, ये सब तुम्हारी गलती है। माही, तुमने उसे सर पर चढ़ा रखा था और देखो इसका क्या अंजाम हुआ है। वह चली गई हम सबको छोड़कर, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहते हुए देव माही को अपने दोनों हाथों से पकड़कर झिझोड़ रहा था और माही खुद सदमे में थी। माही और रूही दोनों बहनें हैं, वो भी सगी बहनें, पर दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। माही जितनी सुशील और शांत मिजाज की मालिक है और खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है, वहीं रूही सबसे पहले खुद के बारे में सोचती है। वह थोड़ी सी जिद्दी भी है। यूं कहें तो माही ने ही बचपन से उसकी हर गलती पर पर्दा डाल डाल कर उसे और भी ज़्यादा जिद्दी बना दिया था। माही थी तो उसकी छोटी बहन, मगर व्यवहार से उसकी बड़ी बहन लगती थी। वह रूही से सिर्फ 2 साल छोटी थी। रूही भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। देव रूही का मंगेतर था, जिसे रूही ने खुद चुना था। वह दोनों करीब 3 साल से रिलेशनशिप में थे और आज उनकी शादी का दिन था। मगर रूही अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने आज ये कदम उठाया था। वह एक मशहूर मॉडल बनना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, जबकि देव को ये सब पसंद नहीं था। उसने उसे साफ साफ कह दिया था कि उसे बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसे और उसके परिवार को संभाल सके, बाकी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। देव ओबरॉय शहर के अमीर बिजनेसमैन अमित ओबरॉय का इकलौता बेटा था, जिसके लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। मगर उसे लाखों की भीड़ में रूही पसंद आई थी। रूही और देव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और माही उनसे जूनियर थी, मगर तीनों ही अच्छे दोस्त बन गए थे। तीनों की बहुत अच्छी पटती भी थी और तीनों अपने दिल की एक दूसरे से शेयर करते थे। देव हमेशा जब भी माही को देखता तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि रूही की हर जिद पर हामी मत भरा करो, किसी दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और आज वही हुआ था। जाने अनजाने में माही ने रूही पर हद से ज़्यादा भरोसा कर लिया था और उसकी बात मान ली थी। रूही और माही शादी में तैयार होने के लिए पार्लर गई थी। दोनों जैसे ही तैयार होकर गाड़ी में बैठने लगती हैं, तभी वहीं पर रूही ने माही से कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ, मेरा फ़ोन अंदर ही रह गया है, बस अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए रूही वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद फिर बहुत देर तक जब वह नहीं आती है तो माही गाड़ी से उतरकर जब पार्लर में जाती है तो वह वहाँ नहीं रहती है। माही पूरा पार्लर छान मारती है मगर वह कहीं नहीं रहती। फिर वह वहाँ के स्टाफ से मालूम करती है तो पता चलता है कि वह तो कब की यहाँ से अपना फ़ोन लेकर चली गई थी। तभी माही के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो रूही का रहता है। मेरी प्यारी बहना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं देव से शादी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मगर इसके लिए खुद को कैद नहीं कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने सपनों को पूरा करने, हो सके तो इस बार भी सबको संभाल लेना। रूही। माही को रूही से ये उम्मीद नहीं थी। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए गिरते गिरते बचती है। उसका सर चकराने लगता है और आंखें भर आती हैं और गले में लग रहा था जैसे कुछ अटक सा गया था। वह हैरान परेशान होकर मैरिज हॉल में पहुंचती है और अपने माता पिता की इज्जत बचाने की खातिर किसी को बिना बताए दुल्हन के जोड़े में घूंघट करके बैठ जाती है, जो उसे उस पार्लर के बाथरूम में मिला था। मगर ये राज कब तक छुपता। शादी खत्म होने के बाद माही विदा होकर ओबरॉय मैंशन आ तो गई थी, पर जब देव ने उसका घूंघट उठाया और उसे सच्चाई का पता चला तो उसने सारा घर सर पर उठा लिया था और
वह अब ये सब हो रहा था। वह माही पर चिल्लाते हुए उसे झिंझोड़ रहा था। उसने सारे घर वालों को इकट्ठा कर लिया था और माही के माता पिता को भी बुला लिया था। लेकर जाए अपनी बेटी को, देखिए इसने क्या किया, मेरी जिंदगी बर्बाद करती है और अपनी भी, वो भी उस झूठी और स्वार्थी रूही के लिए। देव अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। वहीं माही सदमे और डर के मारे चुपचाप खड़ी थी। शहर भोपाल, ओबरॉय मैंशन। रात के 1:30 बज रहे हैं। घर के सारे लोग देव के कमरे में मौजूद हैं और खामोशी से उसकी बातें सुन रहे हैं और हैरान भी हैं। देव बहुत गुस्से में है और कमरे में बस उसी की आवाज़ गूंज रही है और वहीं अपने माता पिता से लिपटी हुई माही डर से बस रोए जा रही थी। रो क्यों रही हो? ये सब पहले सोचना चाहिए था। इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया और हम सब में से किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं तो अपनी खुशी में इतना बिजी था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि पूरी शादी में माही कहाँ है। विदाई के वक्त भी ये नहीं दिखाई दी तो मुझे लगा कि शायद बहन की जुदाई की वजह से कहीं छुपकर रो रही होगी, मगर नहीं, ये तो कुछ और ही सोच रही थी। कहते कहते देव माही के पास पहुंच जाता है और उसे खींचकर उसके माता पिता से अलग कर देता है। अब वह माही के माता पिता की तरफ बढ़ता है। देव, और आप लोग कहाँ थे? आपने नहीं देखा कि आपकी दूसरी बेटी कहाँ है? और घर भी चले गए, तब भी पता नहीं चला। कैसे लोग हैं आप? आपकी बेटी गायब है और आपको पता ही नहीं। वह बहुत गुस्से में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे क्या बोल रहा है। तभी देव की माँ सिन्हा ओबरॉय देव को वहीं कर चुप करने की कोशिश करते हुए उसे रोक देती हैं। देव, ये क्या तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? क्या हमने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं? जो होना था वो तो हो गया, अब बस भी करो। सिन्हा बहन, हम सच में बहुत शर्मिंदा है और हमें सच में मालूम नहीं था कि रूही ऐसा वैसा कोई कदम उठाएगी। और रही बात माही की, तो इसे उस वक्त जो ठीक लगा उसने वो किया। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये माही की माँ थी जो अपनी सफाई पेश कर रही थी। थोड़ी देर रुककर वह फिर कहती है, हमें लगा माही घर चली गई है। उसकी दोस्त रीमा ने हमसे यही कहा था कि माही बहुत उदास हो गई थी रूही की विदाई से, इसलिए वह घर चली गई है। और जब हम घर पहुंचे तो हम खुद इतने दुखी थे कि हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम माही का कमरा चेक कर ले। हम दोनों भी अपने कमरे में आराम करने चले गए और घर की एक चाबी इसके पास भी थी। और अब ये सब, वह एक नज़र डरी सहमी माही को देखती हैं और दूसरी तरफ अपने पति यानी माही के पिता को देखती हैं। देव पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता है। वह अभी भी सिर्फ गुस्से से माही को देखे जा रहा था और पैर पटकते हुए वह कमरे से बाहर निकल जाता है और जोर से दरवाजा बंद करता है, जिससे माही और भी सहम जाती है। वहीं ये सब तमाशा होते हुए देख रहे माही के पिता, जो उतनी देर से चुपचाप खड़े थे, अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। माही की माँ उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए जोर से चीखती है, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आंखें खोलिए ना। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। कहते कहते वे जोर जोर से रोने लगती हैं और माही भी अपने पिता की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है और माँ को ऐसे रोते देखकर वह भी रोने लगती है और रोते रोते चीख कर कहती है, कोई एम्बुलेंस बुलाएं प्लीज़। दूसरी तरफ देव के घर वाले भी अचानक हुए हादसे से खुद हैरान रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि वह क्या करें। तभी देव के पिता देव को आवाज़ देते हुए कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और फिर देव और मिस्टर ओबरॉय माही के पिता को उठाते हुए गाड़ी तक ले जाते हैं और साथ में उनके नौकर भी उनकी मदद करते हैं। वह लोग उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और माही और बाकी लोग दूसरी गाड़ी से वहां पहुंचते हैं। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल, माही के पिता को हार्ट अटैक आया था। वह एक हार्ट पेशेंट थे। उन्हें किसी बात का बहुत शदीद सदमा लगा था और वह सदमा था रूही के अचानक चले जाने का, माही के लिए गए फैसले का, जिसकी वजह से आज वे इस हालत में थे। माही लगातार रोए जा रही थी मगर फिर भी अपनी माँ का हौसला अफजाई कर रही थी, जिनके आंसू मुसल कर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
देव और उसके घर वाले भी उन्हें समझा रहे थे। माही के पिता अब भी इमरजेंसी रूम में थे। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर विवेक इमरजेंसी रूम से बाहर आते हैं। माही जल्द से उन्हें आते देख खड़ी हो जाती है और बेसब्री से पूछती है, कैसे हैं पापा, वह ठीक तो हो जाएंगे ना? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जिन्हें वह बार बार हाथों से पोंछ रही थी और गला भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वह बोल रही थी। डॉक्टर विवेक उसकी हालत को समझते हुए भी, मगर सच तो बताना ही था। आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की मगर वो नहीं रहे, कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। माही खाली आंखों से उसे जाते हुए देखती रहती हैं। ये नहीं हो सकता, वो हमें यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, है ना माँ? ये सब झूठ है ना? वह दौड़कर अपनी माँ के पास आती है जो इस तरह वहाँ की एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। मगर ये क्या, वह तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, खामोश हो गई थी। माही ने उन्हें जब छुआ तो वह कुर्सी पर से गिर पड़ी, जैसे उनमें जान ही ना हो। वह जा चुकी थी अपने पति के पास, जिन्हें वह कभी अलग नहीं रही थी, और आज कैसे ये सदमा बर्दाश्त कर लेती? एक के बाद एक तूफान माही की जिंदगी में आ रहे थे। एक पल में उसकी सारी दुनिया लुट गई थी, उसका सब कुछ खो गया। एक तरफ उसकी बहन थी, ना जाने किस सपने की तलाश में कहाँ चली गई थी, और दूसरी तरफ उसके माता पिता जो हमेशा के लिए उससे दूर एक ऐसी जगह चले गए थे जहाँ से कोई वापस नहीं आता था। वह अकेली रह गई थी, अपनी गलती पर पछतावा कर रही थी, रो रही थी, खुद को कोस रही थी कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। मैंने ही रूही की हर जिद, हर गलती पर पर्दा डाला, हमेशा उसका साथ दिया। माही जोर जोर से चीखती जा रही थी और खुद को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़े जा रही थी। वह पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी। तभी देव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बस करो। माही एक टूक उसे देखती है और फिर उसके सीने से लग जाती है और पहले से भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लगती है। मगर इस बार देव उसे चुप नहीं कराता है, बल्कि उसके सर पर हाथ रख देता है और सामने खड़े अपने माता पिता से कहता है, डॉक्टर से बात करके यहाँ से माही के माता पिता को ले जाने की तैयारी करे। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। जवाब में उसके पिता हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं और उसकी माँ वहीं माही के पास बैठ जाती हैं और उसे सांत्वना देने लगती हैं। इधर इन सब बातों से बेखबर रूही एक अलग ही दुनिया में रहती है। वह मुंबई चली आती है सपनों के शहर में, अपने सपने पूरे करने की चाहत में। यहाँ वह एक होटल में रुकी हुई थी और अपने ऑडिशन की तैयारी में बिजी हो गई थी। उसने यहाँ आकर एक बार भी माही को फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा या देव को भी कॉल नहीं किया था। उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया था ताकि कोई उसे कॉल ना कर सके, जिससे कि उसे वापस ना जाना पड़े। वह बहुत खुश थी कि कल उसका पहला ऑडिशन है। उसकी मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि एक बार वह कामयाब हो गई और एक सुपर मॉडल बन गई, फिर सब ठीक हो जाएगा और वह वापस भी जाएगी अपने देव के पास, अपने माता पिता और बहन के पास। मगर उसे ये नहीं पता था कि तब तक सब कुछ बदल चुका है। सुबह का वक्त है, 10 बज रहे हैं। माही अपने घर में है और पूरा घर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भरा हुआ है। सबके जुबान पर एक ही सवाल है कि रूही कहाँ है और अचानक ये सब कैसे हो गया। मगर माही चुप है, उसे किसी के सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही उसमें अब इतनी ताकत बची थी कि वह सबके सवालों के जवाब दे सके। वह बस खामोशी से अपने माता पिता की तरफ देखे जा रही थी, जो ना जाने क्यों खामोश हो गए थे। क्या उन्हें मेरे आंखों के आंसू नजर नहीं आ रहे हैं? मैं अकेली रह गई हूँ, क्या वो ये नहीं देख रहे हैं? माही अभी भी सोच ही रही थी कि अंतिम संस्कार का समय हो गया और कुछ लोग आए और उन्हें उठाते हुए वहाँ से लेकर चलने लगे और उनमें देव भी था। माही रोती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी और देव की माँ मिसेस सिन्हा उसे सीने से लगाए हुए चुप करा रही थी। साथ में पड़ोसी औरतें भी थी जो माही को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि माही रह रह कर बेकाबू होने लगती थी और वहाँ से भागने लगती थी। कुछ समय बाद देव और उसके पिता अंतिम संस्कार से वापस आ गए थे। घर बिल्कुल खाली हो चुका था। सारे लोग
लोग जा चुके थे। वहाँ पर बस कुछ नौकर और देव की माँ मौजूद थे। देव माही को वहाँ पर नहीं देखकर अपनी माँ से पूछता है, माही कहाँ है, कैसी है अब? मिसेस सिन्हा, अभी तो मैंने उसे जैसे तैसे नींद की गोलियां देकर सुला दिया है, मगर ठीक नहीं है वो। देव अब? मिसेस सिन्हा, अब क्या? बेचारी बच्ची को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं हम और वैसे भी अब वह तुम्हारी पत्नी है। देव, वो मेरी पत्नी नहीं है, धोखा दिया है उसने मुझे। तभी देव के पिता उससे कहते हैं, अब जो भी हो, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं, फिलहाल हमें ये सोचना है कि अब क्या करें। और मैंने सोचा है कि हम माही को अपने घर ले चलते हैं। जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब तुम्हारे और उसके तलाक के लिए अप्लाई भी कर देंगे कोर्ट में। मगर मैं तो, ये मिसेस सिन्हा कहती हैं, जो कुछ कहना चाहती है, मगर अपने पति के रोकने पर चुप हो जाती हैं और देव भी हाँ कर देता है। देव के माता पिता माही को अपने घर ले आते हैं। माही अपने घर से आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी देव के घर आना पड़ा। माही नम आंखों से अपने घर को आखिरी बार देखती है और अलविदा कहती है। सोचती है कि कुछ दिन पहले इस घर का क्या माहौल था, यहाँ कितनी खुशियाँ भरी हुई थी, और आज यहाँ बस वीराने सन्नाटे बोलते हैं। ये तुमने क्या कर दिया रूही? माही देव के घर तो आ गई थी, मगर अब भी वह देव की पत्नी थी, तो उसे देव को देखकर बहुत उलझन महसूस होती थी। हालांकि मिसेस सिन्हा ने उसके लिए अलग कमरा ठीक करवा दिया था, मगर फिर भी माही का सामना देव से हो ही जाता था, जो उसे उलझन में डाल देता था। ये सच था कि वह और देव पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर आज जो रिश्ता उन दोनों के बीच था, उससे वह देव की आंखों में बस अपने लिए गुस्सा ही देख रही थी, जिसकी वजह से माही हमेशा कोशिश करती रहती कि उसका सामना उससे ना हो। मगर रहते तो थे वे एक ही घर में, तो सामना होना तो लाजमी था। कभी कभी कुछ फैसले हमें वक्त पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वक्त वो मरहम है जो जख्मों को धीरे धीरे भरता है। माही ने अब मुश्किलों से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अपनी बहन से मिले धोखे और अपने माता पिता की अचानक मृत्यु ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था और बहुत कुछ सिखा भी दिया था। वह अकेली हो गई थी, बिल्कुल अकेली। मिसेस सिन्हा एक बहुत अच्छी औरत थी, वह माही का दर्द समझती थी। वह हमेशा उसे समझाती रहती है और उसके साथ टाइम स्पेंड भी करती। वह माही को अपनी बेटी की तरह प्यार देती थी और ख्याल भी रखती थी। माही अब पहले से कुछ ठीक हो गई थी। अब वह मिसेस सिन्हा के साथ किचन में भी नजर आने लगी थी। वह उनका हाथ पटाती है, उनके साथ घूमने भी जाने लगी थी। अब वह कभी कभी मुस्कुराने भी लगी थी, जिसे देखकर मिसेस सिन्हा भी खुश रहती थी। माही के आने से उन्हें भी एक कंपनी मिल गई थी। माही के माता पिता के गुजरे हुए 1 महीना हो गया था। इस बीच एक बात जो माही को हमेशा आधी नींद से जगा देती थी और सोने नहीं देती थी, वह थी रूही की चिंता। ना जाने वह कहाँ होगी, ठीक तो होगी ना। माही को आज भी अपनी बहन की फिक्र रहती थी। हालांकि उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत कॉल भी किए थे, मगर हर बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही बताता था। दिन बीतते जा रहे थे। देव के माता पिता ने देव और माही के तलाक के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी थी, मगर उसमें समय लगेगा, ऐसा वकील ने कहा था। माही अब भी देव के घर में ही रह रही थी। उसने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसे यूं देव के घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वह जल्द से जल्द यहाँ से चली जाना चाहती थी। इधर इन सारी वारदातों से बेखबर रूही अपने करियर में बिजी थी। उसने अपनी सेल फोन का नंबर भी बदल दिया था। उसने पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था। वह बहुत आगे निकल चुकी थी। मॉडलिंग के कॉन्टेस्ट में अब वह टॉप 10 में आ गई थी। वह अपनी खुशी में इतनी खुश थी कि उसे और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। बड़े शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में वह गुम हो गई थी। वहाँ पर उसने बहुत से लोगों से दोस्ती भी कर ली थी और लेट नाइट पार्टीज और क्लबों में जाना, ये सब उसके लिए बहुत ही आम हो गया था। बहुत ही जल्द उसके सारे सपने पूरे होने वाले थे। माही अब कॉलेज जाने लगी थी
और रोज उसे कॉलेज छोड़ते हुए देव ऑफिस जाता था। ये मिसेस सिन्हा का हुक्म था। वह चाहती थी कि शायद इससे भी देव के मन की कड़वाहट कम हो जाए और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाए। मिसेस सिन्हा के मन में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। उन्हें माही शुरू से ही पसंद थी। नरम मिजाज, प्यारी सी लगती थी, जिसे सबसे मोहब्बत थी और वो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत थी। मगर क्योंकि देव की पसंद रूही थी, जिसकी खूबसूरती ने उसे उसका दीवाना बना दिया था, तो मिसेस सिन्हा भी देव की खुशी में खुश थी। पर अचानक ही हुए हादसे को सिन्हा भगवान की मर्जी समझ रही थी कि शायद मेरे बेटे की किस्मत में माही थी और अब वह सच में माही को अपनी बहू बनाना चाहती थी। मगर कैसे, ये भी उन्होंने सोच लिया था। सुबह से सिन्हा बहुत परेशान थी और पूरे घर में शोर मचाती फिर रही है। अरे ये नहीं करो, इसे यहाँ रख दो। और सुनो बसंती, तुमने माँ जी का कमरा तो ठीक कर दिया है ना? सारी साफ सफाई हो गई है? बसंती जी, जी मैडम, सब हो गया है। चलो ठीक है फिर, कहते हुए मिसेस सिन्हा देव के कमरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी देव वहां पहुंच जाता है और पीछे से मिस्टर ओबरॉय भी आ जाते हैं। देव अपनी माँ को यूं सुबह सुबह परेशान देखकर हैरान रहता है और पूछता है, देव क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? आज आप वॉक पर नहीं गई और घर की सफाई क्यों करवा रही हैं? घर तो साफ ही है। मिसेस सिन्हा के कुछ कहने से पहले उधर से मिस्टर ओबरॉय कहते हैं, अरे ये अपनी सासू माँ की आने की तैयारियां कर रही है। माँ आने वाली है गांव से। तुम्हारी शादी में तो वह यहाँ नहीं आ पाई थी, तो वह अब आ रही है अपने पोते और बहू के साथ रहने। क्या दादी आ रही है? क्या मतलब बहू के साथ रहने? क्या आपने उन्हें मेरी शादी का सच नहीं बताया? देव अपने पिता की बात पर हैरान होकर माँ की तरफ देखता है। नहीं, नहीं बताया। तुम्हें तो पता है माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल और डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है, तो हमने उन्हें अभी कुछ नहीं बताया है। सही समय देखकर हम उन्हें सच बता देंगे। मिसेस सिन्हा देव को शांत रहने के लिए कहती है। वहीं उन सब से थोड़ी दूर पर खड़ी माही ये सब देख भी रही थी और सुन भी रही थी। अरे माही बेटा, उठ गई तुम? आओ यहाँ मेरे पास। मिसेस सिन्हा माही को यूं चुप खड़ा देखकर अपने पास बुलाती हैं, तो देव पलटकर उसे देखता है और मन में कहता है, बस तुम्हारी ही कमी थी। माही धीरे धीरे चलते हुए मिसेस सिन्हा के पास पहुंच जाती हैं। जी आंटी। मिसेस सिन्हा, आओ मेरे साथ। और देव तुम भी आओ। मैं क्यों? देव एक बार फिर सवाल करता है, मगर मिसेस सिन्हा बिना जवाब दिए सोफे की तरफ बढ़ जाती हैं और देव और मिस्टर ओबरॉय भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं और एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं। माही कुछ सोच रही थी कि अब क्या होने वाला है। मिसेस सिन्हा अब अपनी बात शुरू करती हैं। मिसेस सिन्हा, ऐसा है कि तुम्हारी दादी को तुम लोगों की शादी के बारे में सच नहीं मालूम है और ना ही तुम लोगों की तलाक होने वाली है, ये बात पता है। तो हम और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम और माही बस 1 महीने के लिए, जब तक दादी यहाँ है, उनसे ये सच छुपा लो और एक शादीशुदा जोड़े की तरह ही रहने का नाटक भी करो। इम्पॉसिबल। आप लोगों को क्या हो गया है? मैं नहीं कर सकता। देव अपनी माँ की बात पर गुस्से से खड़ा होता है। तभी उसके पिता उसे दोबारा बिठाते हुए कहते हैं, शांति से बात करो। तुम आजकल हर बात पर गुस्सा करने लगे हो। देखो कुछ दिनों की बात है, माँ चली जाएगी तो सब पहले जैसा ही हो जाएगा और तुम तो जानते ही हो माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें कोई शौक लगे ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। माही बेटा, कुछ दिनों की ही बात है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? अब वह माही की तरफ देखते हुए कहते हैं। माही सबकी बातों से बहुत हैरान थी, खासकर देव के रवैये से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसल रही थी और मिसेस सिन्हा उसकी हालत को समझ रही थी। तो अब की बार वह माही से कहती हैं, मिसेस सिन्हा बेटा, माही कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम माँ जी को सच बता देंगे, जो होगा उसे देखा जाएगा, जो होगा उसे हम सब मिलकर संभाल लेंगे।
तुम फिक्र मत करो। अच्छा, मिसेस सिन्हा और उनके पति और देव वहाँ से उठकर जाने लगते हैं तो माही पीछे से अचानक मिसेस सिन्हा का हाथ पकड़कर रोक लेती है और उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। वह कहती है, आप आंटी जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, बस कुछ दिनों की ही बात है ना, वी विल मैनेज। मैं एक बार अपने माता पिता को अपनी की हुई गलती से खो चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती आप सब भी इस दर से गुजरे। इतना कहकर माही उठती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है और देव और उसके माता पिता बस उसे देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद देव का कमरा, माही दरवाजे पर नॉक करती है। कम इन, अंदर से आवाज़ आती है। माही दरवाजे को खोलकर जैसे ही अंदर आती है देव हैरान रह जाता है। तुम यहाँ? हाँ, वो आंटी ने कहा है जब तक दादी यहाँ रहेंगी तब तक मैं आपके कमरे में रहूँगी। वह अपने सामान को घसीटती हुई अंदर आते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मम्मी ने कहा और तुम मुंह उठा यहाँ चली आई। मम्मी मम्मी, देव जोर जोर से कमरे से चिल्लाता है और माही चुप खड़ी है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मिसेस सिन्हा वहाँ आ जाती हैं। देव, आपने इससे कहा है कि अब ये मेरे कमरे में रहेगी? मिसेस सिन्हा, हाँ मैंने कहा है। देव, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मिसेस सिन्हा, हाँ जानती हूँ, इतना बड़ा कमरा है, तुम्हारा एक तरफ तुम रह लेना और एक तरफ माही रह लेगी। अब माही अलग कमरे में रहेगी तो तुम्हारी दादी को शक भी हो सकता है ना, बात को समझो। अच्छा, मुझे किचन में बहुत काम है, अभी कुक ने पता नहीं क्या क्या बनाया है, सब देखना है मुझे, बाद में बात करते हैं, ठीक है बेटा? इतना कहकर मिसेस सिन्हा वहाँ से चली जाती हैं और माही अपना सामान लेकर एक तरफ बढ़ जाती है और जैसे ही वह वहाँ की अलमारी खोलती है तो देखकर दंग रह जाती है। उस अलमारी में पहले से ही नए नए जोड़े सजे हुए रहते हैं जिसे देव ने रूही के लिए खरीद कर पहले से रखे थे। उस अलमारी में देव और रूही की बहुत सारी तस्वीरें भी लगी हुई थी। माही अलमारी फिर से बंद करने लगती है तो वहाँ पर खड़ा देव जो सब देख रहा था उसके जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। वह माही को हैरत से देख कर कहता है, ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, अब मेरे लिए इन सब के कोई मायने नहीं है। बसंती से कहकर सारी अलमारी खाली करवा लो और इसका सारा सामान स्टोर रूम में रखवा देना या चाहे आग लगा देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहकर देव वहाँ से जाने लगता है। रुको, कोई बात नहीं, मैं कहीं और रख लूँगी। माही अचानक ही बोल पड़ती है। उसे लगता है देव ये सब उसकी वजह से कह रहा है। जितना कहा है उतना करो, ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, एक बार तुम्हारी अच्छाई का परिणाम हमें मिल रहा है, अभी तक तो जो कहा वो करो, समझी? देव बिना रुके कहकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद बसंती वहाँ आ जाती है और अलमारी साफ करने लगती है। माही ये सब होते हुए देखती रहती है और सोचती है कि इतनी नफरत करने लगे हो मुझसे। मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर बार बार इस चीज़ का एहसास क्यों दिलाते हो? और कुछ नहीं, पर हम पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, कम से कम इस खातिर ही मुझे समझ लेते। मम्मी पापा कहाँ चले गए? मैंने आप लोगों के लिए ही तो नासमझी में ये कदम उठाया था और आप दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। कैसे रहूँगी मैं अकेली इतनी लंबी जिंदगी आप लोगों के बगैर? सोचते सोचते माही रोने लगती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। बसंती जो अपने काम में व्यस्त रहती है वह माही को रोते देखकर पूछने लगती है, क्या हुआ बीबी जी, आप रो क्यों रही हैं? माही अपनी आंखों को साफ करते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप साहब की वजह से परेशान है ना? साहब दिल के बुरे नहीं है, बस उन्हें किसी बात से अगर चोट पहुंचती है ना तो वह जल्दी नहीं भूलते, थोड़ा समय लगता है उन्हें, पर आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। माही एक जोर की सांस लेती है। माही देव के कमरे में अपने सारे सामान को शिफ्ट कर लेती है। जिंदगी क्या थी और क्या हो गई थी, वह बिस्तर पर लेटी हुई अपनी ही सोचों में गुम थी। आज इस कमरे में रूही को होना चाहिए था, देव की जिंदगी में उसे होना चाहिए था, मगर सब कुछ उलट पलट कर रह गया है। वह चली गई थी और मैं बेबस उसकी गलती को एक बार फिर से छुपाने चली थी, वो भी बिना उसका अंजाम जाने। ना जाने
मैंने सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई थी और वह बचपन की यादों में खो गई थी। माही माही चिल्लाती रूही माही के पास पहुंचती है और कहती है, देखो ना, मुझसे पापा का फेवरेट फ्लावर पॉट टूट गया है। मैं क्या करूं? मम्मी ने कहा कि इसे छूना मत, मगर मैंने छूकर बस देखा था और वह गिर गया और टूट गया। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डांट पड़ेगी। रूही रोने लगती है और माही कहती है, कुछ नहीं होगा, मैं पापा से तुम्हारे बदले में डांट खा लूंगी। तुम कह देना वह मैंने तोड़ा है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलने लगती हैं। रूही माही अचानक से नींद से जाग जाती है और कहती है, ओहो, ये सब सपना था? नहीं, ये हकीकत थी ना। ना जाने मैंने कितनी दफ़ा उसे बचाया था, बचपन में भी और आज भी, मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रूही? तुम इतनी स्वार्थी हो गई थी। माही खुद से बातें कर रही थी, तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। उसमें 11 बज रहे थे। ओह, दादी के आने का टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी से तैयार होकर नीचे जाना चाहिए। कहते हुए माही उठती है और कबर्ड से कपड़े निकाल कर सीधे बाथरूम में घुस जाती है। कुछ देर बाद दादी आ जाती हैं और उनके स्वागत में उनके बेटे और बहू खड़े रहते हैं और माही उनके पीछे खड़ी रहती है। मिसेस सिन्हा और मिस्टर ओबरॉय दोनों उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर माही भी आगे कहती है, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बहुत ही प्यारी हो। क्या नाम है तुम्हारा? शांति देवी माही को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। दादी माही से आज पहली बार मिली थी। वह कभी रूही से नहीं मिली थी क्योंकि वह गांव से जल्दी नहीं आती थी और इस बार भी वह 4-5 साल बाद शहर आई थी। जी माही। माही कहती है, बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर मेरा देव कहाँ है? एक बार फिर से वह कहते हुए इधर उधर नजरें घुमाने लगती हैं और उसे ढूंढने लगती है। माँ जी, वो ऑफिस चला गया है, सुबह ही, शाम तक आएगा। सिन्हा उन्हें बताते हैं। ऑफिस में है? क्या उसे पता नहीं कि मैं आने वाली हूँ? चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को उससे इस बारे में पूछूंगी। शांति देवी सिन्हा की बात पर थोड़ा गुस्से में आ जाती है और फिर अगले ही पल शांत हो जाती हैं। कुछ समय बाद शांति देवी अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। माही को भी दादी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने माही को आशीर्वाद दिया था। अब शाम का वक्त है। इधर इन सब बातों से बेखबर देव ऑफिस से सीधे घर न जाकर एक रेस्टोरेंट में आकर बैठा हुआ है जहां वह और रूही अक्सर आया करते थे, मगर आज वह यहाँ अकेले ही बैठा हुआ था। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पर क्यों मेरा चांद चमकता है। हम डूब गए जाना आंखों के पानी में। जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा ना मिला, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। रेस्टोरेंट में भी वही गाना बज रहा था जो देव के मन में था। देव अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब था और वह सोच रहा था कि उसे रूही को पहचानने में कितनी बड़ी गलती हो गई थी। वह उसे इतने सालों से जानता था मगर फिर भी उसे समझ नहीं पाया था। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि उसे अपने अलावा कुछ नजर ही ना आए? क्या उसे मेरा प्यार, मेरे केयर किसी की परवाह नहीं थी? शायद मेरा प्यार ही कमजोर था जो उसे जाने से रोक नहीं पाया था। देव आज इसलिए परेशान था कि जब उसने अपने फ़ोन पर फेसबुक के एक न्यूज़ चैनल पेज पर एक पोस्ट देखी। वह एक तस्वीर थी और जिसके नीचे लिखा था, मशहूर मॉडल अनिकेत शाह अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखे अपनी बर्थडे पार्टी में केक काटते हुए। ये गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, रूही थी। उस तस्वीर में रूही और अनिकेत शाह एक साथ नजर आ रहे थे और बहुत करीब थे दोनों। लोगों को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये आज देव को समझ आ रहा था कि वह कैसे हमारे गुजारे गए इतने सालों के सफ़र को भूलकर आगे बढ़ सकती है। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ जो मुझे उसकी असलियत अभी पता चल गई, वरना बाद में शायद मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सब कहकर देव खुद को तसल्ली दे रहा था। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वह घर के लिए निकल आता है। ओबरॉय मैंशन में दाखिल होते ही देव सीधा अपने दादी के कमरे में चला जाता है जहाँ शांति देवी उसे देखकर मुंह फेर लेती हैं। अब याद आई है दादी की? तुम्हें कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाओ फिर से जाकर अपना काम कर लो
ऑफिस का? तुम्हारी दादी से ज़्यादा तुम्हारा ऑफिस महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। वह नाराज़गी जाहिर करते हुए कहती हैं, प्यारी दादी, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी काम था तो जाना पड़ा था, पर अब तो मैं आ गया हूँ आपके पास। कैसी हैं आप और तबीयत कैसी है आपकी? देव बच्चों की तरह उनकी गोद में सर रखकर बातें करने लगता। दोनों बातें करते रहते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये माही रहती है जो देव के लिए पानी और ग्रीन टी लेकर आई थी। उसे पता था कि देव ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले यही लेता था, बाद में कुछ और। वह जब से यहाँ रहने लगी थी, देव के आते नौकरानी के हाथों ये दो चीज़ें पहले भिजवा देती थी, मगर कभी खुद लेकर नहीं जाती थी। मगर आज उसे ये सब करना पड़ रहा था ताकि दादी को शक ना हो। अरे माही बेटा, आओ, अंदर आ जाओ, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। देखो तो तुम्हारे आते तुम्हारे लिए हाजिर हो गई है। दादी माही को बड़े प्यार से देखते हुए देव से कहती हैं। देव एक नज़र पलटकर माही को देखता है और देखता ही रह जाता है। उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहन रखा था और हल्का सा मेकअप भी किए हुए था। वह सच में बहुत प्यारी लग रही थी। ये इतना तैयार किस लिए है? रोज़ तो ऐसे कभी तैयार नहीं होती थी। और ये क्या, इसने वह कपड़े क्यों पहने हैं जो मैंने रूही के लिए खरीदे थे? मैंने तो उसे ये सब फेंक देने के लिए कहा था। देव मन ही मन में सोच रहा था। कुछ समय बाद देव घर की नौकरानी पर चिल्ला रहा था और माही भी वहीं पर चुप खड़ी थी। वह देव से बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने कहा ना, तुम चुप रहो। देव गुस्से से लाल हो गया था और माही से कह रहा था। तभी मिसेस सिन्हा वहां उसकी आवाज़ सुनकर पहुंच जाती है। क्या हुआ देव, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? माँ जी सो रही हैं, अगर वह उठ गई और तो। देव, पहले आप मुझे बताइए कि इसने रूही के कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने तो बसंती को इन्हें स्टोर रूम में रखने के लिए कहा था। मिसेस सिन्हा, बस इतनी सी बात है, इसे मैंने ही कहा था पहनने के लिए। अब कुछ दिनों की तो बात है, माही के पास ऐसे हैवी ड्रेसेस नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इसे पहन ले, और जैसे ही माँ जी चली जाएंगी इसे स्टोर रूम में रखवा दूंगी। इसमें इतना चिल्लाने वाले कौन सी बात है? देव, बस इतनी सी बात है ये। माँ, आपको पता है ना मुझे ये सब देखकर कितनी तकलीफ होती है। इतना कहकर देव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माही को देव ऐसे देखकर बहुत बुरा फील होता है। माही आंटी, मुझे लगता है ये सही नहीं है, आप इन कपड़ों को वापस रखवा दें, मैं दूसरे कपड़े खरीद लूँगी कल मार्केट से जाकर। मिसेस सिन्हा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी न कभी तो उसे इन सब का सामना करना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तुम जाओ अपने कमरे में, रात बहुत हो गई है, थक गई होगी, जाकर आराम करो बेटा। मिसेस सिन्हा माही को तो समझा देती हैं, मगर वह खुद बहुत परेशान थी देव की हालत पर। क्या होगा आगे? क्या ये उसे भूल पाएगा कभी? देव का कमरा। माही देव के कमरे में जैसे ही आती है, एक जोर की आवाज़ के साथ देव दरवाज़ा बंद करता है। वह उसी का इंतजार कर रहा था और दरवाजे के पास ही खड़ा था। आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पहले ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में आ गई, फिर मेरे घर में, और अब मेरे कमरे में आ गई हो। चाहती क्या हो तुम? हद होती है यार, तुम कितनी पत्थर दिल हो, जब देखो सिर्फ देखती रहती हो। कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ कहना नहीं है तुम्हें? देव माही पर चीख रहा था। उसे गुस्सा रूही पर था सुबह वाली बात का, और निकाल माही पर रहा था, मगर माही की चुप्पी उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। माही, मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे। कहाँ सो जाऊँ? उस सोफे पर सो जाऊँ? क्या तुम बेड पर सो जाओ? तुम्हें अपने बेड के अलावा और कहीं नींद नहीं आती ना? माही मासूमियत से कहती है। यार, तुम किस मिट्टी से बनी हो? यहाँ मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ और तुम्हें नींद की पड़ी है। देव उसकी बात पर उसे घूरते हुए कहता है और गुस्से से उसे पकड़कर सोफे पर बैठा देता है। नींद आ रही है ना, सो जाओ अब। माही उसकी इस हरकत से बहुत डर जाती है और देव की तरफ डर कर देखते हुए कहती है, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। क्या तुम नहीं जानते मुझे नींद बर्दाश्त नहीं होती है?
माही इतना कहकर चादर से खुद को पूरी तरह ढक लेती है और लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है, मगर उसे नींद कहाँ आ रही थी। वह तो देव की बातों से उड़ गई थी और बस उसकी आंखें तकिया भिगोई जा रही थी। देव एक बार फिर उसका चेहरा देखने लगता है, मगर वह तो सो चुकी थी। उसे अपनी हरकत का अंदाजा होता है कि उसने गुस्से में शायद कुछ ज़्यादा ही कह दिया था और माही को चोट भी पहुंचाई थी। हाँ, तुम्हें नींद बर्दाश्त नहीं होती है, जानता हूँ मैं। जब हम रूही और तुम कभी रात को फिल्म देखने जाते थे तो 9 के शो में तुम सो जाती थी और हम तुम्हें जैसे तैसे करके घर लाते थे। मैं ये कैसे भूल गया था कि हम दोस्त हुआ करते थे, और अगर आज मैं तकलीफ में हूँ तो खुश तो तुम भी नहीं हो। माही, दोस्त तो दोस्त की तकलीफ को समझते हैं और मैं तो तुम्हें और भी चोट पहुँचाने लगा था। मुझे माफ़ कर दो माही, आई एम सॉरी। देव चादर में लिपटी हुई माही को देख रहा था और सोच रहा था, खुद से बातें कर रहा था। और फिर देव ने एक फैसला तय कर लिया था कि चाहे जो भी हुआ हो, रूही की वजह से हम अपनी दोस्ती क्यों तोड़े। उसके किए की सजा मैं तुम्हें क्यों दूं। तुम्हें जो ठीक लगा तुमने अपने माता पिता के लिए किया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। माही, नहीं मेरा। मैं थोड़ी देर के लिए स्वार्थी हो गया था, अपने गम में तुम्हारा गम समझ ही नहीं पाया, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सब ठीक कर दूँगा, देखना तुम। देव अपने बेड पर लेटे हुए ये सब सोच रहा था और फिर वह सो जाता है एक नई सुबह के साथ उठने के लिए। रात भर देव ना जाने क्या सोच कर सोया था, या फिर उसे क्या हुआ था कि सुबह वह कुछ बदला बदला लग रहा था। माही से भी बड़े आराम से बात कर रहा था और सारे घर वाले भी उसके इस बदलाव से हैरान थे, खासकर माही, जिसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहा है। और सबसे ज़्यादा तो वह तब हैरान रह गई थी जब देव ने उससे कहा कि आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं और लंच भी बाहर ही करेंगे। नाश्ते के बाद तुम जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है। देव की इस बात पर माही को काफ़ी हैरानी हुई और वह अपने सामने खड़े देव के माथे पर अपनी हथेली रख कर कहने लगी, बुखार भी नहीं है, फिर क्या तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। देव मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ है, क्या चेक कर रही हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम भी ना माही। कहते हुए वह देव उसके सर पर हल्के से मारता है और वहाँ से चला जाता है। और वहाँ खड़ी माही देव को जाते हुए ये रूप देखती ही रह जाती है। कुछ देर बाद गाड़ी के हॉर्न की जोर की आवाज़ सुनकर सीढ़ियों से जल्दी जल्दी माही उतरती हुई, बस आ रही हूँ। पता नहीं आज इसे क्या हुआ है, आज सुबह से अजीब बर्ताव कर रहा है। ये सोचते हुए वह कभी खुद को तो कभी साड़ी को संभालते हुए देव की तरफ बढ़ती है, जो गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। देव गाड़ी में बैठकर माही का इंतजार कर रहा था। माही जल्दी जल्दी नीचे आती है। देव उसे साड़ी में पहली बार देखकर बहुत चौंक जाता है और माही को ऊपर से नीचे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या पहन लिया है और इतना तैयार क्यों हो, हंस क्यों रहे हो, क्या अच्छी नहीं लग रही हूँ। मुझे पता था ये साड़ी वाड़ी ये ज्वेलरी मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा था दादी से कि मैं कुछ और पहन लेती हूँ, पर वह नहीं मानी और मुझसे कहने लगी कि नई दुल्हन ऐसे कैसे, नई दुल्हन ऐसे बाहर नहीं जाती। कहती है माही चुप हो जाती है। अच्छी लग रही हो तुम, चलो अब जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें देर हो रही है। देव माही का यूँ चुप होना समझ जाता है, मगर उसने झूठ नहीं कहा था, वह सच में बहुत अच्छी लग रही थी। मैरून कलर में देव ने उसे आज पहली बार देखा था और देखता ही रह गया था। नहीं तो माही को गहरे रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह वाकई में बहुत सुलझी हुई और मासूमियत से भरी हुई है, जिसे लोगों की चालबाजी का कुछ अता पता नहीं है। देव ड्राइव करते हुए ना जाने किन सोचों में गुम था। क्या हुआ, तुम अचानक क्यों चुप क्यों हो गए, हम कहाँ जा रहे हैं। माही देव से कहती है, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं कुछ सोच रहा था। देव कहता है, माही क्या। देव, बस ऐसे ही। माही, ऐसे ही क्या, जैसे। देव, यार तुम सवाल बहुत करती हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा। देव मासूम सी माही की आंखों में देखते हुए कहता है, जो उसे ही देख रही थी। माही देव के ऐसे देखने पर कुछ झेपते हुए नजरें खिड़की की तरफ घुमा लेती है।
आज सच में इसे कुछ हो गया है। वह बड़बड़ाती हुई बाहर देखने लगती है। हम कहाँ जा रहे हैं? एक बार फिर माही देव से पूछते हैं। देव सरप्राइज है, पहले हम पहुँच जाए, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। माही ठीक है। फिर सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ और उनके बीच में दौड़ती हुई देव और माही की गाड़ी कुछ घंटों बाद एक जगह पर जाकर रुकती है। देव उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर आया था। उसे पता था कि माही को ये जगह बहुत पसंद थी। वैसे भी वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। माही देव से को देख रही थी। देव बोलता है, चलो उतरो। देव गाड़ी से उतरकर माही की तरफ का गेट खोलकर कहता है। माही उतरती है। 2-3 केयर टेकर जो वहाँ उस फार्म हाउस में रहते थे, वह देव को आया देखकर सब उसके पास आते हैं और देव उनसे बातें करने लगता है। और माही वहाँ से चारों तरफ लगे हुए पेड़ पौधों को देखने लगती है कि तभी एक औरत उसके पास आती है। कैसी है मैडम जी? मैं विमला हूँ, यहाँ पर काम करती हूँ। अभी माही उससे कुछ कहती कि देव वहाँ जाता है। देव उस औरत से कहता है, कैसी हो विमला? सब ठीक है यहाँ? और घर में सब कैसे हैं तुम्हारे यहाँ? विमला, सब आपकी कृपा है साहब, सब ठीक है मेरे यहाँ। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? देव अब माही की तरफ मुड़ता है। बहुत अच्छा, थैंक यू। पर क्या अचानक तुम पहले वाले देव कैसे हो गए? माही बड़े ही मासूमियत से उसे पूछ ही लेती है। बस हो गया। देव भी उसी मासूमियत से उससे कहता है, अगर नहीं अच्छा लगता हूँ तो फिर से बदल जाओ। देव हंसने लगता है और माही ने ना में सिर हिला दिया और वह भी हंसने लगती है। देव माही को फार्म हाउस पर लेकर आया था और दोनों में फिर से दोस्ती हो गई थी। माही देव की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर हंसी थी और मन ही मन सोचती है, ये किस्मत भी ना अजीब चीज़ है। जिसे हम पाना चाहते हैं उसे पाकर भी खो देते हैं और जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते वह हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाती है। माही और देव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा जिससे कि उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मगर आज के दिन वह दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे। उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई थी। देव और माही फार्म हाउस के खेतों में घूमने के लिए जाते हैं। माही उन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय करती है और देव बस उसे देखता रहता है। कुछ देर बाद दोनों फार्म हाउस में ही खाना खाकर आराम करने लगते हैं। देव ने विमला को पहले ही बता दिया था कि वह आ रहा है, तो दोपहर के खाने का इंतजाम कर ले और जो भी ज़रूरी सामान हो वह वहाँ के स्टाफ से मंगवा ले। तो देव और माही खाना खाने के बाद बाहर गार्डन में घूमते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। देव माही को ऐसे खुश देखकर बहुत खुश रहता है और पता नहीं क्यों उसकी नज़रें घूम फिर कर बार बार माही की तरफ ही जा रही थी। उसे पता नहीं था। इधर मिसेस सिन्हा देव में आए हुए इस बदलाव से बहुत खुश थी कि अब वह पहले की तरह नॉर्मल हो रहा था और माही के साथ उसका रवैया अब ठीक हो रहा है। वह और दादी यहाँ कुछ और ही प्रोग्राम बना रही थी। मिसेस सिन्हा दादी से कह रही थी, आपने देखा माँ, देव अब बदल रहा है। उसे अब माही के साथ की गई बदतमीजी का एहसास हो रहा है। तभी तो वह उसे घुमाने लेकर गया है ताकि वह दोनों फिर से दोस्त बन जाएं। वह अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, अपने गुजरे कल को पीछे छोड़कर। अब वह माही को अपना ले, बस मेरी कोशिश कामयाब हो जाएगी। पर ये सब तुझे कैसे पता बहू? देव ने तुझसे कहा, दादी अपनी बहू से कहती हैं। अरे नहीं माँ, भला वह कभी कुछ कहता है? बातें मन में रखने की आदत उसे बचपन से, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। मिसेस सिन्हा बहुत आत्मविश्वास से कह रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और देव अंदर आता है। मिसेस सिन्हा अचानक से देव को देखकर चौंक जाती हैं कि कहीं इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। देव और माही घर आ चुके थे और माही बहुत थक गई थी तो वह अपने कमरे में चली गई थी और देव अपनी दादी से मिलकर आता हूँ, तुम चलो, ऐसा कहकर दादी के कमरे अभी अभी आया था जहाँ पर उसकी मम्मी भी थी जो दादी से कुछ बातें कर रही थी, मगर उसके आने के बाद चुप क्यों हो गई थी। अरे मम्मी, अच्छा हुआ आप भी मुझे यहीं मिल गई, मैं यहाँ से सीधे आपके कमरे में ही आ रहा था। और दादी, कैसी तबीयत है आपकी? देव उन दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बस ठीक हूँ। दादी कहती है, मिसेस सिन्हा मेरे कमरे में आने वाले थे, क्यों, कुछ काम था क्या?
क्या हुआ देव, तुम्हें मुझसे कुछ काम था? जी काम तो था, पर मैं अभी बहुत थक गया हूँ, तो आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर देव वहाँ से चला जाता है। इसे क्या हुआ है, कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? बहू दादी सिन्हा के डरे हुए चेहरे को देखकर कहती है, पता नहीं माँ, अगर सुन लिया है तो फिर। अच्छा माँ, आप आराम करिए, मैं फिर से आती हूँ। मिसेस सिन्हा देव की बातों से काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि आखिर बात क्या है। आखिर रात में सब लोग जब खाना खाकर सोने जा रहे थे तो सिन्हा देव को रुकने के लिए कहती है, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा टेरेस पर आना। जी माँ, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ, देव उनके जवाब में कहता है। कुछ समय बाद दोनों माँ बेटे टेरेस पर बातें कर रहे हैं। सिन्हा अभी भी घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कहीं उसके बेटे ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। तभी देव, माँ क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? मिसेस सिन्हा, बात तो तुम्हें ही करनी थी ना मुझसे, उस समय तुम कह रहे थे ना दादी के कमरे में। देव को याद आता है तो वह अपना सर झटक कर कहता है, हाँ मैंने ही कहा था, याद आया। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप माही को कल शॉपिंग पर ले जाए। मैं जब जब उसे रूही के कपड़ों में देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, पता नहीं क्यों वह ये सब डिज़र्व नहीं करती है। माँ रूही के कपड़े तक नहीं, और फिर मैं तो। देव चुप हो जाता है अचानक से। मैं तो क्या, यही ना कि तुम भी उसे डिज़र्व नहीं करते, यही कहना चाहते हो ना? तो मिसेस सिन्हा देव की बात समझ जाती हैं और उससे कहती हैं। देव अपनी माँ से कहता है, हाँ यही बात है। देव नज़रें घुमा लेता है। मिसेस सिन्हा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, और मेरी मानो तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो। ये किस्मत की बात है कि तुम्हें रूही से मोहब्बत हुई और तुम्हारी शादी माही से। अब तुम्हें तय करना है कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम माही के साथ नहीं रहना चाहते हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ दिनों के बाद तुम्हारी और माही की तलाक हो जाएगी, फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। माही हमेशा के लिए तुमसे अलग हो जाएगी। इतना कहकर मिसेस सिन्हा वहाँ से चली जाती हैं और देव उनके जाने के बाद बहुत देर तक वहीं छत पर ही खड़ा आसमान की तरफ देखता रहता है। तभी पीछे से अचानक माही उसे आवाज़ लगाती है, तुम यहाँ हो? मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी, तो आंटी ने बताया कि तुम यहाँ हो। ये पलटकर माही को देखता है। उसका मासूम चेहरा, कितनी सच्चाई झलकती है उनसे। ना जाने क्यों तलाक के नाम से मेरी धड़कनें तेज हो गई हैं, पर मैं तो खुद ये सब चाहता था। उधर सामने खड़ी माही देव को यूं खामोश देखकर हैरत में पड़ गई थी। तुम्हें हो क्या गया है? सब कुछ ठीक तो है ना? आज सुबह से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो और हम यहाँ टेरेस पर अकेले ही खड़े हो। माही देव को यूं खामोश देखकर कहती है। देव माही को पलट कर देखता है और कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। बस ऐसे ही मन किया कि खुले आसमान के नीचे बैठकर थोड़ी देर इन तारों को गिनता हूँ और अपने उस किस्मत के सितारे को ढूंढ रहा हूँ जो ना जाने कहाँ छुप गया है। वह आसमान की तरफ फिर से देखने लगता है। अच्छा तो ये बात है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, माही मुस्कुराते हुए देव से कहती है और देव को मासूमी से देखने लगती है और बोलती है, वो देखो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है न, वो है तुम्हारा तारा, तुम्हारी किस्मत का। देखना एक दिन तुम भी ऐसे ही चमकोगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। माही एक बार फिर देव से कहती है। देव उसके बात पर हल्के से हंसते हुए कहता है, अच्छा वह है वहाँ पर, और तुम्हारा कहाँ है? माही, मेरा मेरा सितारा तो तुम हो। देव, क्या मतलब? देव माही की आंखों में झांकते हुए कहता है। माही देव को ऐसे देखकर कुछ नर्वस हो जाती है। अरे मेरा मतलब था कि इतने मुश्किल वक्त में भी तुमने मुझे संभाला और मेरा साथ दिया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे हौसला दिया, वरना शायद मैं कहाँ होती और कैसी होती। तो तुम ही मेरे किस्मत के सितारे हुए ना। थैंक यू। कहते कहते माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो देव उन्हें पहुंचने लगता है। मैं ठीक हूँ, बस मम्मी पापा की याद आ गई थी, माही कहती है और अपने दुपट्टे से आंसू पोंछने लगती है। देव माही को अच्छे से जानता था कि वह बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है, उसे फीलिंग छुपानी नहीं आती, तो वह
थैंक यू अपनों से नहीं कहते हैं बल्कि गैरों से कहते हैं। चलो अब बहुत देर हो गई है, तुम चलकर आराम कर लो, कल तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज गिफ्ट है। देव माही को खुश करने के लिए कहता है। माही एक और गिफ्ट? पर वह किस लिए? देव वह इसलिए कि तुम बहुत अच्छी हो और मेरी दोस्त भी हो। अब चलो, मुझे नींद आ रही है और थक भी गया हूँ, तो चलो। फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और माही सोफे पर और देव बेड पर सो रहे थे। हालांकि कि देव ने उससे कितनी बार कहा था कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं वहाँ सोफे पर सो जाता हूँ, पर माही नहीं मानी थी। अगली सुबह देव माही को लेकर शॉपिंग पर जाता है और जाने से पहले अपनी माँ से कहता है कि रूही के जितने भी कपड़े और तस्वीरें या चीज़ें मेरे कमरे में हैं, आप उन्हें फेंक दें। और आप सही थी माँ, ज़िंदगी में कभी कभी कुछ गलत फैसले भी सही साबित हो जाते हैं और कभी कभी सही फैसले करने पर भी हमसे गलती हो जाती है, मगर उस गलती का बोझ हम जितनी जल्दी उतार दें उतनी ज़िंदगी ही आसान और खूबसूरत हो जाती है। क्यों है ना माँ? देव और मिसेस सिन्हा आपस में बातें करते रहते हैं। मिसेस सिन्हा देव की बात सुनकर बहुत चौंक जाती हैं और साथ ही साथ खुश भी बहुत होती हैं। वह अपने बेटे से कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरी बात को तुम इतनी जल्दी समझ जाओगे। हाँ, ये सच है कि ज़िंदगी किसी के चले जाने से रुकती नहीं है, ये तो चलती ही रहती है और रास्ता बहुत लंबा होता है जहाँ तुम्हें बहुत लोग साथ चलते हुए मिलेंगे, पर वह एक ही इंसान होगा जो तुम्हारे साथ मंजिल तक चलेगा। मुझे सच में बहुत खुशी हुई है कि तुमने माही के बारे में सोचना तो शुरू किया। देव माँ की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, पर क्या माही मुझे समझेगी? कहीं वह मुझे गलत ना समझ ले और ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती भी ना रहे। इस बात का डर जाता हूँ मैं, मुझे इस बात से बहुत डर लगता है। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। अगर तुम दोनों को भगवान ने एक दूसरे से जोड़ा है तो उसके इशारों को समझो और सब कुछ उस पर छोड़ दो। मिसेस सिन्हा देव को समझाती हैं कि अपने मन में खामखा के अंदेश मत पालो। अगर तुम सही हो तो कोई तुम्हारे साथ कैसे गलत कर सकता है? दिन बीतते देर कहाँ लगती है, वह तो पंख लगाकर उड़ता रहता है और वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। देखते ही देखते 6 महीने कैसे गुजर जाते हैं, माही और देव को पता ही नहीं चलता। इन 6 महीनों में उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। उनकी दोस्ती और फिर अचानक की शादी और फिर देव की नफरत, माही की मासूमियत से लेकर माही को अपने माता पिता को खोना, अपनी गलती का एहसास, जुर्म से खुद को तकलीफ पहुंचाना, फिर देव का उसे समझाना, माही के देव के घर आकर रहना और मिसेस सिन्हा का देव और माही को करीब लाने का प्रयास करना, उन्हें ये समझाना कि ये सब किस्मत के सितारे हैं जिसने तुम्हें मिलवाया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ना देव माही से अपनी मन की बात कह पाता है, ना माही देव से कुछ कह पाती है। दोनों ही एक दूसरे से उम्मीद लगाए फैमिली कोर्ट में बैठे हैं कि अब शायद वह कहे कि मुझे रोक लो देव, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती हूँ तुम्हें छोड़कर, तुमसे अलग नहीं होना है मुझे। और देव सोच रहा था कि कैसे कहूँ कि तुम अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हो, मुझे छोड़ कर गई तो मैं अधूरा हो जाऊँगा। आज उनकी तलाक की तारीख है और दोनों कोर्ट आए हुए हैं। दोनों इसी कश्मकश में गिरे कोर्ट के ऑफिस में बाहर बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं और मिसेस सिन्हा और मिस्टर ओबरॉय भी एक अलग बेंच पर बैठे हुए उन्हें देख रहे हैं कि कब इन दोनों का एहसास होगा कि इनका ये फैसला इनके लिए सही नहीं है। मगर क्या करें, आखिर वह दोनों ही मैच्योर थे और फैसला लेना उनका हक था। तो मिसेस सिन्हा और मिस्टर ओबरॉय भी खामोश ही थे, मगर उन्हें इस बात का दुख भी था कि माही अब उन्हें छोड़कर चली जाएगी। इन कुछ दिनों में उन्हें भी उसकी आदत हो गई थी। वैसे भी माही थी ही बहुत प्यारी, सब उसको बहुत प्यार करते थे। देव माही को देखता रहता है और कहता है, तुम ठीक हो, नर्वस तो नहीं हो रही? माही, ना नर्वस नहीं, मैं तो ठीक हूँ, फाइनली अब तुम आज़ाद हो जाओगे तो मैं खुश हूँ। माही अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहते हैं,
खुश हो? देव के मुंह से अचानक ही बात निकल गई थी। माही देव की बात पर चौंक कर उससे कहती है, क्या हुआ? हाँ मैं खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? अचानक ही से माही जोर से चीखती है। कुछ नहीं, देव कंधे उचकाते हुए कहता है। पर तुम चिल्ला क्यों रही हो? तब माही को एहसास होता है कि मैं गुस्से में क्यों हूँ, मगर देव समझ जाता है कि ये तो माही की पुरानी आदत है। वह अपनी फीलिंग्स छुपा कर नहीं रख सकती, या तो प्यार से या फिर गुस्से से उसे जाहिर करना उसकी बहुत पुरानी आदत है, और आज भी वह यही कर रही थी। माही देव को बहुत चाहने लगी थी और उससे अलग नहीं होना चाहती थी। अभी देव माही से कुछ कहने ही वाला था कि अंदर से उन्हें बुलावा आ जाता है और वह दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। दोनों वकील के सामने बैठ जाते हैं। वहाँ बैठा हुआ वकील उनकी तरफ तलाक के पेपर बढ़ाते हुए कहता है, आप दोनों इस पर साइन कर दें और फिर आपकी तलाक की सारी फॉर्मेलिटी मैं पूरी कर दूंगा। वकील की बात पर देव और माही कभी उस कागज को तो कभी एक दूसरे को देखते रहते हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या हम सचमुच में अलग हो जाएंगे? दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, मगर दोनों ही खामोश थे। क्या एक कागज का टुकड़ा हमें अलग कर देगा? दोनों ही साथ बिताए गए दिनों को याद करने लगते हैं जब वह पहली बार मिले। और अब तक का सफ़र। साइन कीजिए प्लीज़, मुझे और भी केसेस देखने हैं, देर हो रही है। वकील की आवाज़ सुनकर जैसे देव और माही नींद से जाग जाते हैं, और तब देव माही की तरफ देखता है और उसका सर अपने तरफ घुमाकर कहता है, मेरी तरफ देखो माही, क्या तुम सचमुच मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मत करो ये सब, तो? कुछ देर रुककर माही जो टेबल पर पड़े उस कागज की तरफ देखती है और फिर देव से कहती है, तो मैं नहीं करूँगी, और तुमसे दूर जाना तो दूर की बात है, मैं तो ये सोचूंगी तक नहीं। इतना कहकर माही देव के सीने से लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, और उसके आंसू देव को भिगो कर रख देते हैं और वह भी माही को गले से लगा लेता है। फाइनली दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। आखिर मिसेस सिन्हा और मिस्टर ओबरॉय दरवाजे से ये सब देखकर हैरत में रहते हैं और खुश भी रहते हैं। मिसेस सिन्हा, देखा जी आपने, शादी एक कितना मजबूत बंधन होता है जो नफरत को भी मोहब्बत में बदल देता है। आखिर इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो ही गई। मिस्टर ओबरॉय, हाँ देखा भी और समझ भी गया हूँ, तुम सही थी सिन्हा, हमारे देव के लिए माही से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती, तभी तो किस्मत ने उसे उससे मिलवाया था। हाँ ये तो है। चलिए अब हम घर चलते हैं, हमारा यहाँ काम तो हो गया। माही और देव को खुद घर आने देते हैं और हम उनकी आने की तैयारियां करते हैं, एक नई शुरुआत की, कहते मिसेस सिन्हा मुस्कुराने लगती हैं और मिस्टर ओबरॉय भी हंसने लगते हैं और दोनों कोर्ट से बाहर निकलकर घर चले जाते हैं। इधर इन सारी बातों से बेखबर रूही अपने करियर में बिजी थी। उसने टॉप 10 मॉडल कॉन्सेप्ट में से उसे पहला नंबर मिल गया था। वह बहुत ही खुश थी। इन सब चीज़ों को होते हुए कैसे 6 महीने निकल गए थे पता ही नहीं चला था उसे। आखिरकार मैं अब अपने सपने के बहुत करीब हूँ। वह सोच रही थी कि क्यों ना अनिकेत शाह जो उसका दोस्त था उसके साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करूँ और बाकी दोस्तों को भी इनवाइट करूँ। आज रूही बहुत ही खुश थी। रूही उसके बाद सीधे अनिकेत के पास पहुँचती है और उसे अपनी पार्टी के बारे में बताने लगती है, और अगले ही दिन रूही अपनी जीत की खुशी में अपने फ्लैट पर पार्टी रखती है जहां बहुत से लोग आते हैं और डांस बियर म्यूजिक का शोर मचा रहता है और हर तरफ रंगीन लाइटों की रोशनी बिखरी हुई रहती है। आफ्टर 2 ईयर्स ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वह कभी न कभी हमें मिलते मिलते तो कहीं खो जाता है। जैसे मंजिल की तलाश में हम इतना खो जाते हैं कि रास्ता भटक जाते हैं और मंजिल कहीं पीछे ही छूट जाती है और हम आगे निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ रूही के साथ हुआ था। आज के दिन रूही के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसने अपनी ख्वाहिशों की खातिर देव को छोड़ा था और आज उसकी ख्वाहिशों ने ही उसे छोड़ दिया था। उसे मुंबई आए हुए 2 साल हो चुके थे, मगर उसके सारे सपने पूरे होते होते बिखर गए थे
और अब वह भोपाल जाने वाली ट्रेन में बैठी हुई थी और सोच रही थी। जब उस रात रूही ने अपने फ्लैट पर पार्टी रखी थी तो सब लोगों ने वहां पहुंचकर पार्टी को बहुत एंजॉय किया था, मगर अचानक एक हादसा हो गया था। अनिकेत शाह ने उससे बदतमीजी की थी। वह शराब के नशे में चूर हो गया था और रूही के बहुत करीब आ गया था, जिसकी वजह से रूही ने उसे इसका सारा नशा अपने एक थप्पड़ से उतार दिया था, जिससे अनिकेत होश में आते ही रूही पर गुस्से से लाल हो गया था और उसने अपने थप्पड़ का बदला रूही के करियर को बर्बाद करके लिया था। उस रात जब रूही ने अनिकेत शाह से कहा, तुम्हें मैं सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की और मेरे करीब आने की, अपनी हद में रहो। तब अनिकेत ने अपने होठों पर लगे हुए खून को पोंछते हुए कहा था, जो रूही के थप्पड़ की वजह से उसके दांतों तले होठ कटने की वजह से निकल रहा था। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसी लड़कियां जो अपने घर वालों को चीट करती हैं और फिर अपनी ही शादी से भागकर बड़े शहरों में अपनी छोटी सोच लेकर आती हैं। अनिकेत कहता है। उसकी बात सुनकर रूही को बहुत गुस्सा आता है और वह अनिकेत को धक्का देकर घर से बाहर कर देती है, मगर अनिकेत शाह जाते जाते उसे धमकी देता है कि देख लूँगा मैं तुम्हें, बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम भी अनिकेत शाह नहीं। वह गुस्से में भरा हुआ रूही के फ्लैट से चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे रूही के हाथों से सब कुछ रेत की तरफ फिसलता जाता है। उसकी जगह किसी और को सुपर मॉडल बना दिया जाता है। उसके सारे प्रोजेक्ट उससे वापस ले लिए जाते हैं और वह 2 साल तक जैसे तैसे स्ट्रगल करती है, मगर फिर वह हार मान लेती है। उसके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उसका बैंक अकाउंट भी खाली हो चुका था, जिससे वह निराश होकर वापस लौटने का फैसला करती है और अब मुंबई से भोपाल जाने वाली ट्रेन में बैठी हुई अपने बिताए दिनों को याद कर रही थी और सब कुछ याद कर रही थी जो उसने 2 साल पहले जो फैसला लिया था। उससे लेकर अब तक के सारे सफ़र का एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। चाय मैडम, मैडम चाय। आवाज़ सुनकर रूही की नींद टूटती है। उसे सब सोचते सोचते कब नींद आ गई थी और अब वह भोपाल स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। कितना बदल गया है इन 1-2 सालों में। सब कुछ एक दिन था जब मैं यहाँ से अपने सपनों के साथ गई थी और आज लौट कर आई हूँ तो बस खाली हाथ। वह वहाँ से सीधे अपने घर जाती है, मगर वहाँ तो ताला लगा हुआ था और उसने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से जब पूछा तो सबने उसे बहुत हैरत से देखा कि इतने दिनों बाद वह क्या लेने आई थी, मगर फिर भी वहाँ के कुछ लोगों ने उसे उसके माता पिता की असामयिक मृत्यु के बारे में बताया और जब उसने माही के बारे में पूछा तो उन्होंने बस यही कहा कि वह अब ओबरॉय मैंशन में रहती है, यहाँ कभी कभी बस थोड़ी देर के लिए आती है फिर चली जाती है। वह लोग उसे ये नहीं बताते हैं कि माही और देव की शादी हो चुकी है। क्या बताते? उन लोगों ने सोचा वहाँ जाएगी तो खुद जान जाएगी सब। इधर जब रूही जब अपने माता पिता की मृत्यु की खबर सुनती है तो वह बिल्कुल ही टूट जाती है। ये सब मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि मेरी वजह से उन्हें तकलीफ हो, मगर वह लोग तो मेरी ही वजह से दुनिया से चले गए, मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया। रूही वहीं खड़े अपने घर के गेट के बाहर उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और पछताती रहती है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्या देव मुझे फिर से अपना लेगा, मेरी की गई गलतियों को भुला देगा? रूही इसी कश्मकश के साथ ओबरॉय मैंशन पहुंचती है, जहां के गेट में एंट्री करती हुई वह सीधे अंदर चली जाती है। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जब वह कहती है कि वह देव की दोस्त और माही की बहन है तो वह लोग उसे अंदर जाने देते हैं। रूही अब अंदर जाती है तो वहाँ हॉल में बैठी हुई मिसेस सिन्हा उसे देखकर हैरान रह जाती हैं और अपनी जगह से उठ खड़ी होती हैं। कुछ देर बाद मिसेस सिन्हा और वह बातें करती रहती हैं। रूही उन्हें सब बताती हुई रो रही थी और मिसेस सिन्हा इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे दिलासा दे रही थी और उसके आंसू पोंछे जा रही थी। आखिर कैसे नहीं पहुंचती? मिसेस सिन्हा का दिल बहुत बड़ा था। उन्हें भी रूही के माता पिता के जाने का बहुत दुख था, जिससे रूही और भी ज़्यादा रो रही थी। माही और देव घर पर नहीं थे। माही की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो देव उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ गया था, मगर मिसेस सिन्हा ने अभी तक रूही को देव
देव और माही के रिश्ते के बारे में नहीं बताया था। वह अभी सोच रही थी कि कैसे इसे बताऊं। तभी अचानक से दरवाजे से आवाज़ आती है, मामा कहाँ हैं आप? बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके पैर अब जमीन पर नहीं रहेंगे, आप दादी बनने वाली हैं। ये देव था जो कहते दरवाजे पर ही से चिल्लाते हुए अंदर आता है और उसकी सारी खुशियाँ एक पल में हवा हो जाती हैं जब वह सामने रूही को देखता है और उसके पीछे पीछे आती हुई माही को भी हैरान रह जाती है। रूही को वहाँ देखकर अचानक रूही को अपने सामने देखकर माही के होश उड़ जाते हैं और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। देव जल्दी से उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। रूही सब कुछ बस चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। देव और माही को अचानक से सामने आता देखना और देव का खुशी से चिल्लाना और माही का बेहोश होकर गिरना, फिर देव का उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाना, उसकी आंखों में माही के लिए फिक्र का दिखना जो बरसों पहले उसके लिए दिखाई देता था, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करना और जल्दी आने के लिए कहना और रूही का वहाँ होना ना होना उसे इग्नोर करना, सब कुछ रूही देख रही थी। उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी थी कि देव और माही का क्या रिश्ता है। इतनी भी नासमझ नहीं थी वह। उसने माही के मांग में देव के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी देख लिया था। वह जान गई थी कि अब यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है। देव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था और क्यों ना बढ़ता, छोड़कर तो मैं उसे गई थी, वह मुझे नहीं। देव के कमरे के एक कोने में खड़ी रूही पूरे कमरे का मुआयना लेते हुए ये सब सोच रही थी कि कमरा भी बदल गया है, हर चीज़ अब वह नहीं रही जो पहले थी। और डॉक्टर माही का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर देव से कह रहे थे सब ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था, ऐसा हो जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है, खाना वाना तो टाइम पर ले रही है ना, और मेडिसिन भी। देव जी डॉक्टर सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर तो फिर किसी तरह का कोई तनाव जो इन्हें परेशान कर रहा हो, ऐसी हालत में ये सब होना ठीक नहीं है, आप लोग इनका खास ख्याल रखें। डॉक्टर देव को सब कुछ समझाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखता है जिन्हें देव अपने नौकर से लेकर आने के लिए कहता है। माही अभी भी सो रही थी। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था। रूही अब मिसेस सिन्हा के कमरे में चली जाती है और मिसेस सिन्हा उसे सब बताती रहती हैं और मिस्टर ओबरॉय भी माही की तबीयत की खबर सुनकर घर आ जाते हैं और वह भी रूही को अचानक से वहाँ देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद देव मिसेस सिन्हा के कमरे में चला जाता है और रूही को बहुत गुस्से से देखता है और उसकी आंखों से नफरत उबल रही थी। क्या लेने आई हो अब यहाँ? एक बात जान लो, एक बार तुम्हारी वजह से माही ने अपने माता पिता को खोया था और अब मैं फिर से तुम्हारी वजह से उसे नहीं खोना चाहता हूँ। प्लीज़ हमारी ज़िंदगी से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए, देव चीखते हुए कहता है। रूही उसके कहने पर चुपचाप अपने सिर को झुकाए उसकी बातें सुन रही थी और फिर वह कहती है, कुछ लेने नहीं आई हूँ, तुमने शादी कर ली मुझे पता ही नहीं था, कॉन्ग्रेचुलेशन, और वह भी माही से, बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, बस मैं यही चाहती हूँ। रूही कहते कहते रोने लगती है। देव अभी भी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था, वह उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता था। बस एक आखिरी बार अपनी बहन से मिल लूँ, फिर मैं हमेशा के लिए चली जाऊँगी तुम लोगों की ज़िंदगी से दूर, रूही एक बार फिर से कहती है। रूही की आंखों में आंसू थे। देव कोई ज़रूरत नहीं है, माही की तबीयत तुम्हारी वजह से ख़राब हुई है और मैं ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकता। रूही बस आखिरी बार, प्लीज़ देव, प्लीज़ मेरे लिए। देव मैंने कहा ना, नहीं, मान जा बेटा, मिलने दो इसे माही से, आखिर वह इसकी बहन है। मिसेस सिन्हा देव को समझाती है। माँ आप भी इसकी बातों में आ गई, कौन सी बहन जिसने पिछले 2 सालों से एक फ़ोन कॉल तक उसे नहीं की कि वह जिंदा है कि मर गई, ये भी नहीं सोचा, उसकी मासूमियत और भोलेपन का फ़ायदा उठाया। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? मैंने सिर्फ किस्से और कहानियों में पढ़ा था, मगर ये तो मेरे सामने है। देव गुस्से में कहकर वहाँ से चला जाता है और सीधे अपने कमरे में माही के पास उसके सिरहाने में जाकर बैठ जाता है। देव माही को बड़े प्यार से देख रहा था और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। माही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है
और देव को अपने करीब पाकर उसकी तरफ नम आंखों से देखती है। उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं और पलकें भीगी हुई वह एक अजीब से कश्मकश में घिर गई थी। माही आहिस्ता से देव से कहती है, वह लौट कर आ गई है देव, रूही वापस आ गई है, अब क्या होगा? देव, नाना कुछ नहीं होगा, तुम बस चुप रहकर आराम करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। देव माही के निकलते आंसू को साफ करने लगता है और उसके हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में मजबूती से पकड़ लेता है। वहीं दरवाजे पर खड़ी रूही ये सब देखती रहती है और फिर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब मिसेस सिन्हा रूही के कमरे में जाती हैं तो उसे वहां न पाकर बहुत परेशान हो जाती हैं और देव को बताती हैं कि वह पता नहीं कहाँ चली गई है। मगर देव कहता है, जाने दें, उसे अच्छा हुआ कि चली गई। इधर माही को जब पता चलता है कि वह उससे बिना कुछ कहे चली गई थी तो अकेले ही घर से बाहर निकल जाती है। तो देव भी उससे कहता है कि मैं साथ चलता हूँ, तुम अकेले नहीं जाओ, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। देव और माही जब स्टेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ एक बेंच पर रूही बैठी हुई रहती है। दोनों उसके पास पहुँचते हैं। रूही अचानक माही को सामने खड़े देखकर उसे गले लगा लेती है और माही भी उसके गले लग जाती है। दोनों बहनें रोने लगती हैं, दोनों की आंखों में आंसू रहते हैं और वहाँ खड़ा देव चुपचाप ये सब देख रहा था कि शायद खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कितना कुछ भी हो जाए ये रूठ जरूर जाते हैं पर टूटते नहीं हैं। थोड़ी देर बाद माही रूही से कहती है, कहीं नहीं जाओगी तुम, घर चलो, हमारे साथ रहना। नहीं माही, मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ, अब वह घर तुम्हारा है और देव भी, मुझे मत रोको। अगर मैं रुक गई तो शायद फिर से स्वार्थ में आकर कुछ गलत न कर बैठूं, तो अभी के लिए मुझे जाने दो, पर मैं आती रहूंगी तुमसे मिलने और बेबी माही से भी। रूही माही की तरफ देखते हुए कहती है, पर कहाँ जाओगी? माही फिर पूछती है, रूही मेरी बात हो गई है, मेरी दोस्त नेहा रहती है मैंगलोर में, उसने कहा है कि तुम आ जाओ, फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम्हारी जॉब का भी। तो बस मैं सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इतना कहकर रूही की ट्रेन आ गई थी, मुझे जाना होगा, अच्छा ख्याल रखना अपना और देव का भी, और देव हो सके तो माही की खातिर ही सही मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर रूही ट्रेन में अंदर चली जाती है और ट्रेन चल पड़ती है एक नए सफ़र की ओर। देव और माही बस वहाँ खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी एक क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।